हेलो एवरीवन बच्चों, ये है बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ पे हमने कई सारी बातें करी थी। हमने देखा था एंगल किस तरीके से मेज़र किया जाता है, कुछ क्वाड्रेंट थ्योरी के ऊपर बात हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में दैट इज़ लेक्चर नंबर 2 में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 10th में आप थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ रखे हो, क्या नहीं पढ़ के आ रखे हो, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और ये जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आओ देखो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या समझना है। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना होता है, हमें समझनी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या समझनी होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन समझनी होती है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब भी हम कहें, इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब भी कहें तो हम ये क्लास 10th में पढ़ के आ रखे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो कुछ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप की होती है। ये क्लास 10th में, क्लास 9th में हमने सीखी थी। लेकिन बच्चों, आज के बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने ये याद नहीं रखनी है। आज के बाद जो आप इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखोगे वो कुछ ऐसी होगी। कैसी होगी? ये होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी जैसी होगी। इसी को हम आज के बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अब इसमें क्या क्या है इसको मैं आपको पहले ज़रा समझा देता हूँ। बच्चों, ये जो सी होता है ये होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वो लाइन जहाँ भी वाई एक्सिस को कट कर रही होगी या इंटरसेप्ट कर रही होगी उसी को यहाँ पे सी बोला जा रहा है। अब एम क्या है? बच्चों, ये एम सबसे इंपॉर्टेंट है। एम होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन। तो आज की क्लास में एक्चुअली हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। आइए सबसे पहले इस स्लोप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं इन डिटेल। तो बच्चों, स्लोप क्या है? देखो, मैं सिंपल से शब्दों में आपको समझाता हूँ कि स्लोप का फंडा क्या होता है ना। और याद रखना, पूरी फिजिक्स में ये स्लोप बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इनफैक्ट फिजिक्स में ही नहीं, आगे जाके केमिस्ट्री में भी इसका कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। तो समझो और देखो। तो अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो पहले ज़रा इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे m क्या है? m इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है। अब ये स्लोप क्या होता है इसको आप ज़रा समझना। बच्चों, अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो ये कुछ नहीं है, ये राइज ओवर रन है। क्या है? राइज ओवर रन है। अब रन कहाँ होगा? रन होगा एक्स एक्सिस में। कहाँ होगा? एक्स एक्सिस में। राइज कहाँ होगा? हाँ, कहाँ होगा? वाई एक्सिस में होगा। अब क्या मतलब है इसका? बच्चों, इसका एक बड़ा सिंपल सा मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो उस समय वो वर्टिकली कितना जा रहा है ना, या फिर ऊपर की तरफ को कितना उठ रहा है जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। बस उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं। तो ध्यान ये रखना है, रन कहाँ होगा? एक्स एक्सिस में, और राइज कहाँ होगा? वाई एक्सिस में होगा। धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बस फोकस बनाए रखिएगा। अब बच्चों, स्लोप होगा क्या? देखो, स्लोप की 3 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, है ना। इनफैक्ट 4 होती हैं, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। बच्चों, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये स्लोप ऑफ अ लाइन हो सकता है पॉजिटिव, स्लोप ऑफ अ लाइन हो सकता है नेगेटिव, और तीसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि स्लोप ऑफ अ लाइन हो सकता है 0। इनफैक्ट स्लोप ऑफ अ लाइन हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। अब कब होगा पॉजिटिव? उसके लिए बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसके लिए आपको ये पता हो कि एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास की ट्रिग्नोमेट्री क्लास में बताया भी था कि एंगल आपने कैसे मेजर करना है। मैं आपको फिर समझा दूंगा, चिंता ना करें। जैसे मान लो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और अगर आपको कोई लाइन ऐसी दिख जाए, ऐसे दिख जाएगा मतलब, ऐसे जाएगा मतलब यही होता है कि इसका जो एंगल बन रहा होगा किससे? एक्स एक्सिस से। अब बच्चों, एंगल एक्सिस से ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। लेकिन हमारे एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? हमारे एंगल की डेफिनेशन होती है एंगल कैसे लेना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेना है, और कैसे लेना है? इन एंटी क्लॉकवाइज लेना है। कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो हमारा जो एंगल होगा बच्चों वो ये होगा। क्या होगा? ये होगा। अब इस एंगल को देखो, ये एंगल बड़े आराम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे लेकिन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये एंगल कंफर्म्ड है 90 से छोटा है। कैसा है? 90 से छोटा है। अब अगर ये एंगल आपको 90 से छोटा दिख गया, मतलब किसी लाइन का एंगल अगर आपको 90 से छोटा दिख जाता है तो समझ जाना उसका स्लोप कितना होगा? पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली कितना होगा ये अभी नहीं बता पाएंगे, होगा क्या? पॉजिटिव होगा, ये हम कंफर्म कह सकते हैं। उसी तरीके से
मान लो अगर आपको कोई लाइन कुछ ऐसी दिख जाए, है ना, इस टाइप की आपको लाइन दिख जाए, बस उसमें आप एंगल को चेक करो। फिर एंगल कौन सा लेना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, आप जहाँ पे ये लाइन एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही है, आप यहाँ से बैठ के सारी फिजिक्स सारी मैथ्स लगा रहे हो ऐसा मानते हुए चलो, तो यहाँ से अगर देखोगे तो इनफैक्ट ये एक किस्म का ओरिजिन होगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इधर से इधर की तरफ को आपने पॉजिटिव मानना है। तो जब इधर से इधर पॉजिटिव जाएंगे तो एंगल दो आपको दिखेंगे, ये भी दिखेगा ये भी दिखेगा, लेकिन हमें कौन सा एंगल लेना है? हमें लेना है यहाँ से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। बताओ यही तो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही आपका वो एंगल होगा जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। बस अब ये देखना है क्या ये एंगल 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है। तो मैं देख के कह सकता हूँ कि ये एंगल डेफिनेटली क्या है, 90 से बड़ा है। अब एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप की कहानी कह रहा है। उसी तरीके से अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए, मतलब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाए, बताओ ये लाइन पैरेलल टू एक्सिस दिख रही है ना, बस अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब कंफर्म्ड है इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। अभी मैं आपको इस लैंग्वेज से भी बताऊंगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे आपको थीटा या फिर जो भी एंगल है वो एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बनाता हुआ दिख रहा होगा, 0 डिग्री एंगल बनाता हुआ दिख रहा होगा। अब आती है चौथी बात, ये इनफाइनाइट स्लोप का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों इनफाइनाइट स्लोप का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर आपको लाइन कुछ ऐसी दिख जाए, इस टाइप की लाइन दिख जाए। अब ये लाइन कैसी है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्योंकि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कैसा रहा होगा, इनफाइनाइट रहा होगा। अब फिर सारी बातों को समझो कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, राइज ओवर रन का रेशियो है। अब स्लोप की 4 पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इनफाइनाइट। पॉजिटिव स्लोप कब होगा, जब लाइन एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बनाए, 90 से छोटा एंगल बनाए। वही 90 से अगर बड़ा एंगल बनाती है तो नेगेटिव स्लोप, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 हो जाएगा उसका स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब है लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आपको दिख जाए तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। अब किस तरीके से ये सारी बातें इससे रिलेट करेंगे ये भी चेक कर लेते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, स्लोप ऑफ अ लाइन राइज ओवर रन का रेशियो है। राइज कहाँ होना है, वाई पे, और रन कहाँ होना है, एक्स एक्सिस पे। अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइन इस तरीके से वाई एक्सिस पे राइज कर रही है। जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो राइज कितना करा, इतना राइज करा। तो जब हॉरिजॉन्टली मूव करा तो राइज कितना करा, इस तरीके से राइज करा है। तो ये जितना भी रन करते समय जितना राइज करा है वही क्या बताएगा, इसका स्लोप बताएगा, है ना। इन अदर वे राउंड, अच्छा इस चीज को भी जरा देखो, है ना, इस चीज को भी देखो। तो पार्टिकल जब एक्स एक्सिस में रन करा तो ये राइज कितना करा, तो राइज तो ये कुछ करा ही नहीं है। अब क्योंकि ये राइज कुछ करा ही नहीं है तो उसका मतलब राइज वाला फैक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। अब राइज वाला फैक्टर मतलब न्यूमरेटर 0 हो गया तो उसका मतलब इसका स्लोप भी कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। उसी तरीके से अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं, अब इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में ये सिर्फ राइज ही राइज कर रहा है, रन नहीं कर रहा है। अब क्योंकि ये रन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो रन है इसका वो 0 है। अब अगर रन 0 है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 है, और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी, हाँ इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी। तो उस समय इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। बच्चों ये 4 इंपॉर्टेंट केस हैं, इसको आप वैसे ही याद कर लें जैसे आपने अपने जीवन में कभी ABCD याद करी थी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत इसकी मैथमेटिकल मीनिंग के ऊपर ही बात करते हैं और छोटी मोटी बातें और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों स्लोप को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, है ना। इसको समझने का एक और तरीका है। एक तरीका ये है कि लाइन जितनी ज़्यादा स्टीप होगी, एक लाइन जितनी ज़्यादा स्टीप होगी उसका स्लोप भी उतना ज़्यादा होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक लाइन जितनी ज़्यादा स्टीप होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मैं आपको 2 लाइन दिखा रहा हूँ, है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। मैं आपको 2 लाइन दिखाता हूँ। एक लाइन ऐसी है, इसको मैं लाइन 1 कह रहा हूँ, और मान लो ये एक्सिस जो एंगल बना रही है वो एंगल 1 के बराबर है। उसी तरीके से एक लाइन मैंने आपको और दिखा रखी है, ये लाइन, इसको मैं लाइन 2 कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस एंगल बना रही होगी, लेट इट कंसिडर एज एन एंगल 2। अब इन 2 लाइनों को देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि इन दोनों लाइनों में से स्लोप किसका ज़्यादा होगा, तो बस चेक ये करना है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें पता लग ही गया, बस अब ये चेक करना है कि इन दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा होगा। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इस टाइप के सवाल आपने क्लास 9th में किए थे, है ना, वहाँ आपको स्लोप के बारे में नहीं पता था तो इसलिए इसको हवा में सॉल्व कर दिया जाता था। अब हवा में सॉल्व करने का समय नहीं है, अब आप बहुत आराम से बता सकते हो कि किसका स्लोप ज़्यादा रहा होगा। तो बस चेक ये करो
कि यहाँ पे लाइन कौन सी ज़्यादा स्टीप आपको नजर आ रही है। स्टीप मतलब लाइन कितनी ज़्यादा खड़ी है ना। ये जितनी ज़्यादा खड़ी होते जाएगी उतना इसका एंगल बढ़ते जाएगा। अब जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा लाइन स्टीप मानी जाएगी और उसका स्लोप भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 इज मोर स्टीप देन 1। अब क्योंकि 2 वाली लाइन 1 के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टीप है, तो बस इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2 का स्लोप 1 के रेस्पेक्टिवली क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। उम्मीद है आपको इस चीज़ की ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल मीनिंग की। इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्लोप का एग्जैक्ट फॉर्मूला पता लगेगा या एग्जैक्ट मीनिंग पता लगेगा। आओ डिस्कस करें स्लोप का एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म। तो बच्चों स्लोप की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जिनकी मैथ्स नहीं है तो उनके पास इसको समझने का बहुत ही सिलेक्टेड टाइम होता है या बहुत ही सिलेक्टेड मौका होता है, और उस मौके को भुलाना नहीं चाहिए। तो बच्चों इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, आओ देखो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्लोप। तो मैथमेटिक्स में इसको कैसे करके डिफाइन किया जाता है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। बच्चों मान लो आपको कोई एक लाइन दे रखी है ना, जैसे ये x ये y, एक रैंडम ऐसे ही मैंने एक लाइन ले ली इस तरीके से, है ना। ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन में मैं 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूँ और ये पॉइंट Q है। बच्चों ये 2 रैंडम पॉइंट्स मैंने इस लाइन में ले रखे हैं। अभी ये पॉइंट मैं कहीं भी ले सकता हूँ, रिजल्ट सेम आएगा, है ना। रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैंने रैंडमली 2 पॉइंट ले लिए सुविधा अनुसार। अब मान लेता हूँ कि जो P के कोऑर्डिनेट हैं ये x1 y1 है। कितने हैं, x1 y1। उसी तरीके से अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो सपोज ये क्या है, x2 y2 है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। अब इन 2 कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्टिवली मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूट करता हूँ। अब बच्चों अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो x1 है ये यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू है, तो ये हो गया आपका x1। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि अगर ये x2 है तो इसका मतलब ये रहा होगा क्या, x2 रहा होगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपको y की वैल्यू पूछूं तो इसका मतलब ये रही होगी y1 और ये रहा होगा y2 रहा होगा ना। अब एक ट्राइंगल को देखो आप, एक ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा एक बात और, ये लाइन x एक्सिस से ये वाला एंगल बना रही है और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा। कितना बोल रहा हूँ, थीटा। अब अगर ये लाइन x एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा, है ना। अब जरा थीटा से फोकस हटाते हैं और जरा फोकस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, है ना। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चेंज इन वैल्यू ऑफ y है। y में कितना चेंज हो रहा है, जब हम ऊपर की तरफ को जाते हैं तो हमें पता लगता है y में कितना चेंज है ना। तो ये राइज कितना करा है, तो ये राइज करा है y2 माइनस y1। अब उस भी से पार्टिकल रन कितना करा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, तो यहाँ से यहाँ तक गया है x2 माइनस x1। कितना गया है, x2 माइनस x1 गया है ना। तो ये हो गया इसका x में चेंज और ये हो गया इसका y में चेंज। अब इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल को जूम वर्जन करते हुए इसको बाहर निकाल दो तो ऐसा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसको बोल दिया है P, ये हो गया है Q, और इसको सपोज कर लेते हैं सम M सपोज कर लेते हैं। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको मैंने क्या बोला था, ये था हमारा y2 माइनस y1। कितना था, y2 माइनस y1। बताओ ये क्या था, हाँ x2 माइनस x1 था। क्लियर हुआ। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, हाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ। बहुत फायदा होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, अब आपको इतना तो पता ही होगा, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला एंगल अंडर ऑब्जर्वेशन है तो उस समय इसकी जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस और बची हुई साइड होती है बेस, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब मुझे रिलेट किसको करना है, मुझे रिलेट करना है इस वाली साइड को इस वाली साइड से, मतलब परपेंडिकुलर को बेस से रिलेट करना है। अब बच्चों अगर मैं परपेंडिकुलर को
बेस से रिलेट करूं, है ना, तो बताओ परपेंडिकुलर को अगर बेस से रिलेट करते हैं तो क्या मिलता है? जी हाँ, tan थीटा मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? tan थीटा मिलता है ना। तो बस इस बात को आप याद रखना। अब इस tan को आप थोड़ी देर में लेके आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा था स्लोप। तो जब पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा होगा, है ना, इस लाइन पे अगर मूव कर रहा होगा और P से Q तक गया होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के लिए तो हम एक ही बात जानते हैं, जब ये हॉरिजॉन्टली मूव करा तो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करा? ये हॉरिजॉन्टली मूव करा है x2 माइनस x1। कितना मूव करा है? x2 माइनस x1। और तो उस बीच ये राइज कितना करा? तो ये राइज करा है y2 माइनस y1। याद आया या नहीं आया? है ना। तो ये हो गया इसका राइज और ये हो गया इसका रन, और यही होगा इसका स्लोप। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सोचो। तो बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सोचा जाए, यहां से अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सोचा जाए, तो इन दोनों को अगर मुझे रिलेट करना है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आएगी tan थीटा। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूँ तो बच्चों tan थीटा कितने के बराबर आएगा? tan थीटा बराबर आएगा अगेन y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 के। तो बस पता लग गया। पता क्या लग गया? हमें पता लग गया स्लोप कुछ नहीं है, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है एंड इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ y। बच्चों इसको लिख सकते हैं हम टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ y ओवर टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो बस इस चीज़ को याद रख लेना। अभी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि इसी को हम एक स्मॉल चेंज से भी रिलेट कर सकते हैं। ये एवरेज चेंज है, इसको टोटल चेंज आप बोलते हो। तो इसका मतलब एट द एंड कंक्लूजन इस बात का ये निकला कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है और वो बराबर होता है डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट ओवर डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, या फिर सिंपल भाषा में चेंज इन वैल्यू ऑफ y ओवर चेंज इन वैल्यू ऑफ x के। और यही इसका रन ओवर राइज का रेशियो होता है। तो उम्मीद है आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी समझ में आएगी। और आपने देखा था इसको बुक्स में जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, छोटे m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने इस इक्वेशन में कहाँ गई वो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c में रिप्रेजेंट किया था। तो m डिनोट करता है स्लोप ऑफ अ लाइन के। ध्यान रखना m क्या होता है? x का कोऑर्डिनेट होता है। अभी आएंगे उस लाइन की इक्वेशन पे दोबारा से, है ना। पहले इस स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से समझो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी इसमें एक चीज़ और जुड़ेगी थोड़ी देर के बाद। तो फिलहाल के लिए इसको आप नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको छोटी छोटी बातें और बताता हूँ इसमें। चलो बच्चों कहानी को आगे बढ़ाएं। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं ज़रा समझने की, उसको भी ज़रा फटाफट समझते हैं। देखो बच्चों अगर कोई भी, वैसे तो कॉमन सेंस से इसको समझा जा सकता है, लेकिन चलो अभी नए नए वाले बच्चे हो तो टाइम लगेगा। जैसे कोई एक लाइन मैंने ले रखी है, अब ये रैंडम पॉइंट्स लिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, अगर यही पॉइंट इसकी जगह पे यहाँ होते या वहाँ होते या वहाँ होते तो क्या स्लोप चेंज होता? तो याद रखना अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका कभी भी स्लोप चेंज नहीं होता है, उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखना है अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है तो उसका स्लोप हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। हो सकता है उसके इसमें चेंज अलग हो जाए, इसमें चेंज अलग हो जाए, लेकिन ये ओवरऑल जो रेशियो आएगा ये हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम आएगा। मैं आपसे कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, अगर मान लो आपको कोई इस टाइप की लाइन दे रखी है ना, और इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिए 1 2 3, है ना, चाहे कितने पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले लूँ, और जब तक ये स्ट्रेट लाइन है तो तब तक इसका स्लोप चेंज नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में स्लोप एट पॉइंट 1 जितना भी आएगा वही स्लोप एट पॉइंट 2 आएगा और वही स्लोप एट पॉइंट 3 आएगा। मतलब स्लोप क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब वैसे भी कांस्टेंट होता है, इसको आप कहने का एक तरीका ये भी है, क्योंकि हमें पता है स्लोप कुछ नहीं है, टेंजेंट ऑफ थीटा है। तो अगर आप इस पॉइंट पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डाल दो, इस एंगल को आप मेजर करो, उसी तरीके से इस पॉइंट से अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन डाल दो, फिर एक और एंगल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करो। वही काम यहाँ भी कर लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन डाली और फिर एक और एंगल बनाया। ये सारे एंगल्स 1 2 3, ये सारे एंगल्स की जो टेंजेंट वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? ऑब्वियस है सेम आने वाली है, क्योंकि ये सारे एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। अब क्योंकि एंगल्स सारे के सारे बराबर हैं तो इसका मतलब इनका स्लोप भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब एक ही है, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ये बात आगे जाके काइनेमेटिक्स में बच्चों बहुत यूज होती है, ठीक है ना।
तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जरा डिस्कस करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्या रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कुछ, मान लो आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये दे रखी है y इज इक्वल टू 3x + 2, है ना। अब मुझे इस लाइन का दो चीज़ें पता करनी है, एक तो इंटरसेप्ट पता करना है और दूसरा पता करना है इसका स्लोप क्या होगा। अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं दोबारा से आपको याद दिलाता हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताई थी, है ना। उसमें छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई हैं उसको पहले पूरा कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो हमने क्या डिस्कस की थी, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करी थी, क्या थी, y इज इक्वल टू mx + 3, है ना। अब देखो इस लाइन की खासियत क्या है, ये लाइन कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की। अब सबसे पहले इसको देखो, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखे, इस लाइन की इक्वेशन का मतलब x और y की जो डिग्रीज हैं वो कितनी रही हैं, 1 रही हैं। अब अगर मुझे इस टाइप की कोई इक्वेशन मिलती है ना, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन मिलती है तो मुझे क्या चेक करना है, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि x y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहली बात तो ये जरूरी है। दूसरी बात, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, है ना, वही क्या होगा, उस लाइन का स्लोप होगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये m की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। लेकिन बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले आप इस इंटरसेप्ट को पकड़ लो, क्योंकि ये इंटरसेप्ट पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन एक्चुअली इसी पॉइंट से पास होने वाली है। अब मान लो मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया और ये पॉइंट क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है और ये पॉइंट कहाँ रहा होगा, कहीं यहाँ रहा होगा। अब अगर ये पॉइंट यहाँ रहा होगा तो कंफर्म्ड है ये लाइन इसी पॉइंट से पास होगी। अब ये लाइन ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। अब आप पहले खुद से सोचो, ये लाइन इस टाइप की रही होगी या इस टाइप की रही होगी, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है। मैं इसको 1 और 2 ले लेता हूँ, थोड़ा डॉट 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 ही कर रखें क्योंकि इनमें से एक ही सही है और एक गलत है। अब आप चेक करो, इंटरसेप्ट अगर आपको पता लग गया, ये आपका इंटरसेप्ट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, जिसको मैं इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, जो कहाँ कट हो रहा है, y एक्सिस पे कट हो रहा है। अब अगर ये इंटरसेप्ट क्लियर हो गया तो इस पॉइंट को मार्क कर दो और इस पॉइंट को मार्क करने के बाद देखो पॉसिबिलिटी क्या है, तो लाइन या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। अब क्योंकि इसका स्लोप एक फाइनाइट वैल्यू मुझे दिखा रहा है ना, 0 होता तो बात अलग होती, इनफाइनाइट हुआ तो वो बात अलग होती है, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे 0 दिख रहा है ना इनफाइनाइट दिख रहा है, मतलब कंफर्म्ड है ये लाइन इन दोनों में से किसी एक पैटर्न को फॉलो करने वाली है। अब कौन सी बनेगी, उसके लिए सिर्फ चेक करो कि ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का एक ही मतलब होता है, जो भी x एक्सिस से एंगल बनेगा वो मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री होगा। हाँ, तो इसका मतलब इसमें से कौन सी लाइन सही है, इसमें से ये वाली लाइन ठीक है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, क्षमा चाहूँगा। और अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मैंने बताया था ना पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या होता है, इसको आप अपना रेफरेंस पॉइंट मानो और यहाँ से आप इधर की तरफ को जा रहे हो तो उसको आपने आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेना है। तो यहाँ से जो भी एंगल बन रहा है, जितना भी बन रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ ये 90 से छोटा है, तो उसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन इस टाइप की होगी। क्लियर हुआ, है ना। और एक दो एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको इसकी जगह पे ऐसी इक्वेशन मिल जाती, यहाँ पे c प्लस की जगह पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अब अगर मान लो इस टाइप की इक्वेशन होती तो अगेन फिर वही काम करो, सबसे पहले हाँ अपने इंटरसेप्ट को देखो, बताओ इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब y ऊपर की तरफ को होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ को होता है नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट कहीं यहाँ रहा होगा, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, -c हो गया आपका। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो लाइन इस तरीके से जाएगी या इस तरीके से जाएगी, उसके लिए आप चेक करो ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं देख पा रहा हूँ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी, कुछ इस टाइप की लाइन इसमें बनेगी। तो मतलब इस टाइप की इक्वेशन इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, सही है ना, या फिर ये लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। आओ इसमें कुछ और केसेस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो इसमें आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाए, y इज इक्वल टू -mx प्लस c टाइप की मिल जाए, तो बस अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका इंटरसेप्ट को पकड़ लेना है, इंटरसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब ये एक्सेस से ऊपर की तरफ को जाना है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट, दिस इज c, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सेस। अब चेक करो स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब एक ही मतलब होता है कि जो लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी।
और इस टाइप की बनने का मतलब ये जो एंगल रहा होगा, है ना, इधर की तरफ को पॉजिटिव एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो कैसा रहा होगा, 90 से बड़ा रहा होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन या फिर इस टाइप की लाइन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। और क्या केस बन सकते हैं इसमें? अगला केस बन सकता है, मान लो इंटरसेप्ट भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अब अगर इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो जाए तो इक्वेशन कैसी बनेगी? तो फिर पहले वही काम, इंटरसेप्ट को पकड़ लिया और वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे कहीं लाइन टच होगी, यहाँ इस पॉइंट से लाइन टच, इस पॉइंट को लाइन टच करते हुए जाएगी। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो बस लाइन कैसी बनेगी, कुछ इस टाइप की बनेगी। एंगल कहाँ से देखना है, एक्स एक्सिस से देखना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी थीटा क्या दिख रहा है मुझे, ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है। सेट है ना। ये कुछ केसेस मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, आप अपने नोट्स में इन सारे केस को इकट्ठे दोबारा से बनाना, क्योंकि नए नवेले हो, आपको थोड़ा समय लगेगा इनको समझने में, ठीक है ना। तो ये अगला केस मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब मान लो कि भैया m की वैल्यू 0 होती, तो बच्चों जब m की वैल्यू अगर 0 होती तो उसका मतलब ये y इज इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन मिलती। कैसी मिलती, y इज इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन। अब y इज इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन आप पढ़ के आ रखे हो क्लास 9th में, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना मान रहे हैं हम, 0 मान रहे हैं, मतलब लाइन कैसी आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। पढ़ा था ना ये, हाँ पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये अगला केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने ये क्वेश्चन अब तक कर ही लिया होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो उसके लिए आप इस लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, बस इतना सा काम करना है। और जब मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस सिचुएशन में x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 3। अब जो भी x का कोफिशिएंट है वही क्या बन जाएगा, इस लाइन का स्लोप बन जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। कोई पूछे इसका इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट कितने के बराबर है, +2 के बराबर है। बताओ बात समझ में आई। अब अगर आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो बच्चों इसका ग्राफ भी आप बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये x और ये y, तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो सबसे पहले किसको पकड़ना है, इंटरसेप्ट को पकड़ना है। तो इंटरसेप्ट क्या है, +2, तो यहाँ मान लो +2 रहा है, तो इसका मतलब, और स्लोप है पॉजिटिव, तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी, लाइन होगी कुछ इस टाइप की। ये लाइन दिखा रही है कि इसका स्लोप पॉजिटिव है और कितने के बराबर है, 3 के बराबर। एग्जैक्टली 3 यहाँ पे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए अभी, है ना। तो स्लोप है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट है +2, तो इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन की ये ग्राफ बनेगा, है ना। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अगले क्वेश्चन को पहले एक बार आप ट्राई करके देखना, है ना। अगर आपने कर लिया तो समझ जाना आप सीख गए हो, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता था। तो मान लो मेरे पास जो अगली इक्वेशन है वो है 4y + 3x इज इक्वल टू 8 के बराबर। अब मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे इस लाइन का स्लोप, और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ इसका इंटरसेप्ट। तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो जब भी आपको इक्वेशन दी जाए, है ना, तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने का मतलब यही है कि y को रखना है एक साइड, बाकी सारा आइटम एक साइड। तो सबसे पहले हमने y को कर दिया एक्सट्रैक्ट एक जगह पे, और बाकी सारी चीज़ें कर दी एक जगह पे। तो ये हो गया -3x और +8 वैसे का वैसे ही। लेकिन अभी भी ये इससे कंपेरेबल नहीं है, तो इससे कंपेरेबल होने के लिए y का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। अब y का कोफिशिएंट 1 वहाँ तो हमें आता ही है। अगर मैं थ्रू आउट दोनों साइड इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ रह जाएगा y और यहाँ रह जाएगा -3/4 इंटू एक्स प्लस 8/4। अब नाउ दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल टू अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब क्योंकि ये इक्वेशन कंपेरेबल है तो इसकी शक्ल देख के मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन का स्लोप क्या रहा होगा, हाँ इस लाइन का जो स्लोप होगा वो x का कोफिशिएंट होगा। बताओ वो कितने के बराबर है, -3/4 के बराबर है। कोई पूछे इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, तो इसका इंटरसेप्ट होगा 8/4 दैट इज इक्वल टू +2 के बराबर। कोई कह दे कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो बच्चों ग्राफ बना तो हमें अब आता है। तो ये है x, ये है y। अब सबसे पहले किसको चेक करना है, इंटरसेप्ट को चेक करना है। बच्चों इंटरसेप्ट है +2, बस +2 को अपने ग्राफ में मार्क कर दो, तो ये हो गया आपका +2। अब आपकी लाइन इस पॉइंट से पास होने वाली है, उसके लिए आप चेक कर लो इसका स्लोप क्या आ रहा है। क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्वियस है लाइन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, सही है ना।
अब लाइन जब ऐसी होने का मतलब ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था स्लोप का। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब बच्चों मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहा हूँ और ये नेक्स्ट लेवल बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेवल अगर आपके समझ में आ गया ना तो आप बहुत कुछ आज ही की क्लास में सीख जाओगे। देखो मैं आपको क्या सिखाता हूँ। अब आओ बच्चों, आ जाओ मैदान जंग पे। बच्चों याद करो क्लास 9 की कहानी, है ना। अब याद आनी थोड़ी मुश्किल है वैसे, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद करो क्लास 9 में फिजिक्स में एक चैप्टर आपने पढ़ा था मोशन। क्या पढ़ा था? मोशन, है ना। अब मोशन में आपने पढ़ा होगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर मैं उसको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको याद दिलाता हूँ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको याद दिला रहा हूँ, जरा देखना। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और बताते बताते आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूँगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो मान लो कोई एक पार्टिकल है। अब अगर क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इस y एक्सिस में मैंने रख दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं s से दिखा देता हूँ और ये है आपका x एक्सिस जिसमें मैं टाइम आपको दिखा रहा हूँ, है ना। और कोई पार्टिकल है, मान लो वो a से b गया। कहाँ से कहाँ गया? a से b गया। और जब वो a से b गया तो मान लो उसने ये वाला पार्ट ट्रेस किया। कौन सा पाथ? ये वाला पाथ। इस तरीके से वो पार्टिकल इस कर्व को फॉलो करते हुए a से b में गया है। अब जब वो पार्टिकल a से b में गया है तो मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो a पे था तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो टाइम रहा होगा वो t1 रहा होगा। ये नहीं जानना चाह रहा हूँ, जानना कुछ और चाह रहा हूँ। और जब वो b पे पहुँचा तो मान लेते हैं इसका टाइम क्या रहा? t2 रहा, है ना। तो उसी इंस्टेंट पे जब वो t1 पे था तो मान लेते हैं इसकी जो पोजीशन थी वो s1 थी। और जब वो b2 पे पहुँचा तो मान लेते हैं इसकी पोजीशन क्या थी? s2 थी। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में जब वो a से b मूव करा होगा तो a से b जाने में ये कितना राइज करा? जी हाँ, ये कितना राइज करा? s2 माइनस s1 राइज करा, है ना। ये इतना। अच्छा, राइज करने का मतलब ये है कि वो यहाँ से यहाँ कितना गया। तो जो डिस्प्लेस हो रखा है वो ये डिस्प्लेस हो रखा है। हाँ, ये डिस्प्लेस नहीं है, ये तो इसकी डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेस कितना हो रखा है? इतना डिस्प्लेस हो रखा है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो पाथ तो ये फॉलो किया है लेकिन डिस्प्लेस कितना हुआ है? ये डिस्प्लेस हो रखा है ना इतना। जब आप जानते होगे ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। तो ये इसका एक्चुअल पाथ था और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मिनिमम डिस्टेंस यही है और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि a से b जाने में ये कितना राइज करा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? s2 माइनस s1, s2 माइनस s1। अब बताओ उस बीच वो टाइम एक्सिस में कितना मूव करा। तो टाइम एक्सिस में मूव करा कितना? t2 माइनस t1 मूव करा। ना कहेंगे, हम कहेंगे भैया उस बीच टाइम कितना लगा। तो कितना टाइम लगा? t2 माइनस t1 लगा, है ना। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, इस सवाल के जवाब आप देना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सिचुएशन में सारी बातों को भूल जाओ, मुझे बताओ ये जो भी मैंने आपको ग्राफ दिखा रखा है इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप के लिए बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट में तो आप यही याद रखो कि ये स्लोप कुछ नहीं होता, राइज ओवर रन होता है। क्या होता है? राइज ओवर रन होता है ना। अब मैं आपसे पूछूं ये राइज कितना करा, तो भैया आपका जवाब क्या होगा? राइज होता है y एक्सिस में, क्योंकि s काम कर रहा है y एक्सिस का। तो राइज हुआ है कितना? s2 माइनस s1। अब मैं पूछूं ये रन कितना करा, तो आपका जवाब होगा t2 माइनस t1। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा। तो बच्चों स्लोप हो जाएगा इसका s2 माइनस s1 ओवर t2 माइनस t1। फर्दर मैंने आपको बताया था बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है टोटल चेंज। क्या होता है? टोटल चेंज, है ना। टोटल चेंज। जब भी फिजिक्स में डेल्टा कहीं दिख दिया जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है टोटल चेंज को, क्योंकि उसकी जर्नी ए से बी तक थी। तो जो टोटल चेंज होगा वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो उसके आगे लगा देनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि s2 माइनस s1 क्या है? इसका टोटल चेंज इन पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो टोटल चेंज आया है। ओवर मैं कहूँ t2 माइनस t1 क्या होगा? ये होगा टोटल चेंज इन टाइम, जो भी इसका टाइम में चेंज आ रखा है। अब इस रेशियो को देखो, इस रेशियो याद करो। ये क्या बता रहा था आपको बच्चों? ये क्या बता रहा था? ये बता रहा था वेलोसिटी। क्या बता रहा था? वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे टारगेट आपको वेलोसिटी सिखाना नहीं है, यहाँ पे टारगेट कुछ और है। टारगेट है स्लोप को आपको एक और तरीके से समझाना। तो ये जो चेंज इन एक्स एस है ओवर चेंज इन टाइम है, ये होती थी वेलोसिटी।
अब ये कौन सी वेलोसिटी होगी, क्योंकि बच्चों ये इंटायर जर्नी के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये इंटायर जर्नी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी रही होगी, है ना, इसको मैं थोड़ा वी लिख देता हूँ, ये जो वेलोसिटी रही होगी ये एक्चुअली कौन सी वेलोसिटी रही होगी, हाँ एवरेज वेलोसिटी रही होगी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का मतलब जो एंटायर जर्नी में, एंटायर जर्नी के लिए जो वेलोसिटी निकाली जाती है उसको हम एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये बताती है एवरेज क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ बनेगी ये एवरेज वेलोसिटी। तो इस बात का क्या अर्थ निकला, है ना, क्या कंक्लूजन निकला इस बात का, ये जो टॉपिक मैं पिछले 10 मिनट के आज से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसका क्या कंक्लूजन निकला, इसका ये कंक्लूजन निकला कि अगर आपको कोई पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा, है ना, वो क्या बता सकता है, वो एवरेज वेलोसिटी बता सकता है। ये आगे जाके काइनेमेटिक्स में बच्चों बहुत यूज होगा। अभी थोड़ी जल्दीबाजी कर दी मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप को एक और तरीके से आपके सामने पुटअप करना था, तो इसलिए ये बताना जरूरी होता है। तो स्लोप था राइज ओवर रन का रेशियो। फिर एक बार देख लो, पूरी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मान लो कोई पार्टिकुलर ए से बी तक गया और ये येलो लाइन से जो दिखा रखा है वो कर्व इसने फॉलो किया है। अब अगर वो ए से बी तक गया तो ए से बी तक जाने में ये डिस्प्लेस कितना हुआ, ये इतना डिस्प्लेस हुआ। उस बीच ये इसने टाइम कितना लिया, तो उसने इतना टाइम लिया। मैंने आपसे सवाल रख करा कि स्लोप क्या होता है, आपने कहा राइज ओवर रन, तो राइज कितना हुआ s2 माइनस s1, दैट इज चेंज इन x, चेंज इन s, और रन कितना हुआ t2 माइनस t1, दैट इज टोटल चेंज इन टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है आपकी एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब जब भी आपको आज के बाद पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिख जाए, क्या दिख जाए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो ग्राफ आपको क्या बता सकता है, एवरेज वेलोसिटी बता सकता है। ठीक है ना। आओ अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात और, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ, चलो छोड़ो उसकी बात बाद में करेंगे, अभी जल्दीबाजी हो जाएगी। अब इसी सिचुएशन को बच्चों मैं आपको एक और तरीके से बता रहा हूँ। हाँ, इसको मिटाता हूँ और इसी सिचुएशन को एक छोटे चेंज के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले। अब देखो बच्चों, देखना बड़ी बारीक लेवल की बातें होंगी। मान लो ये तो इसका टोटल चेंज हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत छोटे टाइम के लिए मुझे चेंज बताओ, है ना, एक स्मॉल टाइम के लिए मुझे चेंज बताओ, है ना। स्मॉल टाइम का मतलब बहुत छोटा सा टाइम, बिल्कुल इंस्टेंट, जब टाइम की वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो हो, है ना, कुछ ऐसा मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ। इसको मैं एक तरीके से आपको जरा पहले समझा देता हूँ। मान लो आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, है ना, आप दिल्ली से चले 5 बजे और मान लो चंडीगढ़ पहुँच गए आप, लेट इट बी 1 बजे आप चंडीगढ़ पहुँच गए, है ना, ऑन एन एवरेज टाइम मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो 5 बजे से लेके 1 बजे तक की ये आपकी जर्नी है दिल्ली टू चंडीगढ़। अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि 9:10 और 50वें सेकंड पे, 9:10 और 50वें सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी या आपकी वेलोसिटी क्या थी। तो इसका मतलब मैं आपसे पता है क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड में क्या चेंज आया। एक सॉरी गलत बोल दिया, एक छोटे से टाइम में आप कितना डिस्प्लेस हुए। तो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ s या फिर x आप कह लो, है ना, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ, देखो यहां से यहां तक अगर मैं x मानते हुए चल रहा हूं, मतलब यहां से यहां तक मान लो मैंने यहां से यहां तक x डिस्टेंस ट्रेवल करी है और कितने टाइम में करी है, मान लेते हैं t टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें क्या हुआ, इतने से टाइम में क्या हुआ, इस टाइम में क्या हुआ, तो एक्चुअली अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो मैं आपसे पूछ रहा हूं x नहीं, इस x का छोटा सा पार्ट। तो जैसे ये जो डेल्टा होता है ना, ये टोटल चेंज को रिप्रेजेंट करता है मैथ्स में या फिजिक्स में, टोटल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से इसका एक छोटा सा भाई होता है जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो d है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया यहां से यहां जाने में तो आपने x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किया जिसमें आपको t टाइम लगा, तो मैं पूछूं यहां पे क्या हुआ। तो बच्चों यहां पे मैं एक्चुअली आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। क्या पूछ रहा हूं, इस बार मैं x नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब क्योंकि x में जो स्मॉल चेंज आएगा, बताओ एक छोटे से टाइम के लिए आएगा या नहीं आएगा, उसको मैं किससे लिखूंगा, dt से। तो जो x में चेंज आ रहा है ये एक स्मॉल चेंज इन x है, किसमें, अ स्मॉल टाइम इन
टी में। तो जो स्मॉल चेंज होता है वो डी से रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वाई में कितना स्मॉल चेंज आएगा तो आप डी वाई कह दोगे, मैं पूछूं जेड में कितना स्मॉल चेंज आएगा तो आप डी एक्स कह दोगे, है ना। तो वैसे ही मैं पूछूंगी स्मॉल चेंज इन एक्स कितना है तो वो डी एक्स होगा, कितना है में स्मॉल चेंज इन टाइम है तो वो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टोटल चेंज एक्स का है तो इतने से में स्मॉल चेंज डी एक्स माना जाता है, किस टाइम में, डी टी टाइम में। बैक टू द टॉपिक, है ना। और दोबारा से आओ, हालांकि शुरू में जरा थोड़ा सा आपको इसको समझना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोचोगे तो ये बातें समझना बहुत आसान भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इस टाइम में क्या चेंज आया, तो बच्चों ये जो टाइम होगा, है ना, अब ये जो टाइम होगा ये टाइम बन जाएगा डी टी टाइम। क्या बन जाएगा, डी टी टाइम बन जाएगा। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम टी था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर टी था तो इसका मतलब ये जो टाइम होगा ये बहुत छोटा सा टाइम है ना, बहुत छोटा टाइम। फिजिक्स में जब भी छोटा टाइम या छोटी कोई बात हो तो वो बहुत छोटी मानी जाती है, अप्रोचिंग टू जीरो मानी जाती है, मतलब करीब करीब जीरो के बराबर। तो इस टाइम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी टी से, किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डी टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इतने टाइम में एस में क्या चेंज आया, तो बच्चों जो एक्स में चेंज आया होगा तो वो एक छोटा सा चेंज आया होगा। क्या आया होगा, छोटा सा चेंज। तो बस मैं इतने की बात कर रहा हूं, इतने ही टाइम में जो चेंज आया होगा। तो बताओ इस चेंज को डी एस से लिखा जा सकता है ना। तो पार्टिकल में डी टी टाइम में डी एस चेंज आया। अब अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा मुझे पता करना है। अब क्योंकि बच्चों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप कितना होगा, तो स्लोप की डेफिनेशन तो बच्चों एक ही होती है, ये होती है राइज ओवर रन। तो मैं कैसे लिखूंगा, राइज कितना करा, डी एस राइज करा, किस टाइम में, डी टी टाइम में। अब ये जो मैंने स्लोप आपसे पूछा हुआ है, या जो स्लोप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्मॉल चेंज के लिए है। किसके लिए है, स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज का मतलब अभी, है ना, बिल्कुल एट अ स्पॉट जो बात हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जो स्मॉल चेंज होता है ये एट एन इंस्टेंट होता है। क्या होता है, एट एन इंस्टेंट। ये है ना, एट एन इंस्टेंट कितना हुआ। तो अब ये जो स्लोप है ये स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एस है, इन स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ टाइम। अब ये जो चेंज होगा बच्चों, अब क्योंकि है तो ये अभी भी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का ही रेशियो, है ना, तो अब ये क्या बनेगा, ये फिर बनेगी वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी होगी, ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो भैया दो वेलोसिटी हैं, एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस। एवरेज होती है टोटल जर्नी के लिए, जबकि इंस्टेंटेनियस होती है जब हम एक छोटे से टाइम के लिए हम बात कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सिखाना टारगेट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मेरे पास होना जरूरी था, इसलिए मुझे इसको समझाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि दो स्लोप मैंने यहाँ पे देखे, एक तो देखे टोटल के लिए और दूसरा देखा इंस्टेंटेनियस के लिए। या क्यों कहूँ कि एक स्लोप के ऊपर बात हो रही है एवरेज स्लोप के ऊपर और एक स्लोप के बात हो रही है इंस्टेंटेनियस स्लोप के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि पार्टिकल जब ए से बी तक जा रहा है तो उस समय ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा होता तो हमें इन दो बातों की जरूरत नहीं पड़ती है, दोनों बातें उस समय फिर एक ही मानी जाती। अब क्योंकि ये एक कर्व को फॉलो करते हुए जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही बात मैंने इस पॉइंट के लिए पूछी होती तो वैल्यू क्या आ जाती, हाँ अलग आ जाती। तो इसका मतलब अगर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी बनने वाली है तो मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे कुछ अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट करना होगा। बेबी पिंक कलर ले लेते हैं, है ना। अब बच्चों अगर मान लो यही सारा कार्यक्रम, देखो ये तो फिक्स हो गया, ये चीज़ फिक्स है, ये नहीं बदलेगी कभी। लेकिन जो ये चीज़ है ये फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि जिस टाइप का कर्व है, अगर मान लो यही सारी बातें, यही बात मैंने अगर यहाँ पे पूछती होती, इस पॉइंट के लिए पूछती होती, तो फिर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता और इस बार जो टेंजेंट लाइन बनती उसका जो एंगल बनता वो अलग बनता इसके रेस्पेक्टिवली। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अब आप देख पा रहे हो ये दोनों एंगल सेम कभी नहीं हो सकते हैं, दोनों एंगल क्या है, डिफरेंट है। और दोनों एंगल डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है, दोनों का स्लोप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या बात चमकी, हाँ चमकनी चाहिए भाई लोगों। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा, इस पॉइंट पे जो रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा। ये इसलिए हुआ, फिर वही बात, कर्व कैसे, लाइन कैसी है, स्ट्रेट नहीं है, कर्व यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, कर्व। तो जो चेंज यहाँ पे आया होगा और जो चेंज यहाँ पे आया होगा ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग रहे होंगे, है ना।
तो बस दो बातें यहाँ पे जाननी होती हैं, एक होता है एवरेज स्लोप, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। एवरेज का मतलब जब आप टोटल के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब जब आप एक छोटे से टाइम इंटरवल में चीजों को एनालिसिस कर रहे होते हो। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। अब इसी बात को बच्चों मैं आगे लेके चलता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो कारवां शुरू हुआ है। अब मान लो नहीं, आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग देखो, ये तो आप समझ ही गए, ये तो टोटल चेंज है। इसका मीनिंग आपको समझना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट चीज जो बेसिक मैथ्स में हमें समझनी है, उसके लिए ये बात आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। आप मुझे इसका मतलब बताओ, है ना। मैं बताता हूं, आप कैसे बताओगे इस समय। तो मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है, तो बच्चों इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन एस। अब ये एस कुछ भी हो सकता है, अलाना फलाना ढिमकाना, है ना। ये आपकी हाइट भी हो सकती है, ये आपकी हाइट भी हो सकती है। मैं आपसे कहूं कि स्मॉल चेंज इन एस विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज कुछ नहीं है, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एस है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। और बच्चों ये जो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। हाँ, यही सिखाना था मुझे आपको आज, डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग अगर गलत हो गई है तो क्षमा चाहूंगा। डिफरेंशिएशन भैया स्पेलिंग होती है DIFFEREN शिएशन, है ना। जो भी हो यार, ठीक है, मैं बोल तो रही हूँ, है ना, गलती है जो भी है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिफरेंशिएशन, या फिर सिंपली डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव कर दिया बच्चों आपने डिफरेंशिएट कर दिया, या किसको, एस को, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ एस किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। इन सिंपल लैंग्वेज, डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब हुआ, क्या सीखा हमने सीखा डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या सीखा, डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। बताओ इस बात को आप स्लोप से रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो पिक्चर का जो मतलब मोटिव है या कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है कि स्लोप ही क्या था, डेरिवेटिव था। स्लोप ही क्या था, डेरिवेटिव है। तो एक्चुअली स्लोप कुछ नहीं है, वो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। याद रखना ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये क्योंकि टोटल चेंज के लिए बात हो रही है। डिफरेंशिएशन हमेशा कब आएगा, स्मॉल चेंज के लिए आएगा। सारी बातों को एक बार फिर से रिकॉल करो, देखो मैंने आपको क्या सिखाया, फिर मैं अपने तरीके से एक रिकैप आपको यहाँ पे देता हूँ और फिर लेक्चर को एंड अप करूंगा, ठीक है ना। आओ बच्चों फटाफट रिकैप लेते हैं, हमने सीखा क्या, है ना। अब इसको जर्नलाइज करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, जर्नलाइज। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ से, अब इसको एक जर्नलाइज्ड फॉर्म से जरा समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें सीखना है एट द एंड डेरिवेटिव, और सीखना है कि भैया स्लोप कैसे करके डेरिवेटिव होता है। तो इसको जर्नलाइज करने के लिए मैं एक टाइप का रिकैप यहाँ पे करा रहा हूँ, है ना, रिकैप। तो पूरा जर्नलाइज कर लेते हैं इसको बच्चों। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, दो पॉसिबिलिटी। मतलब आज की बात का कंक्लूजन आपके सामने निकल रहा है। मतलब मैं रिकैप करा रहा हूँ स्लोप के रेस्पेक्टिवली, और कैसे बता रहा हूँ, स्लोप को डेरिवेटिव से आपको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्लोप की दो पॉसिबिलिटी, एक तो एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। अच्छा ज़्यादा कैरिड अवे मत होना, है ना, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, अभी समय है, धीरे धीरे करके ये आपको समझ में आएगा। नए नवेले हो, अभी नए नवेले हो, 11th क्लास में नए नए गए हो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सीखने में, है ना। ये मत सोचना कि यार ये क्या है, ये वो क्या है। तो बस जितना सिखा रखा है उसको आप बस समझो क्या सीखा आपने, और फिजिकली उसको फील करने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हुआ, है ना। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो स्लोप की दो पॉसिबिलिटी हैं, एक है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस। अब मैं क्योंकि इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली इसको मान लेता हूँ एक्स एक्सेस और इसको मान लेता हूँ वाई एक्सेस। मान लो कोई एक ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ बना हुआ है ना, इस टाइप का ग्राफ बना हुआ है। अब मान लो ये है पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी, है ना। और इसी तरीके से यही ग्राफ मैं यहाँ भी बनाता हूँ। अब ये ग्राफ यहाँ बनाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं ग्राफ को थोड़ा सा आसान बना लेता हूँ। तो मान लो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, कोई ऐसा ग्राफ, ये पुराना वाला एक ग्राफ बन गया, ये थोड़ा ईजी रहेगा इसको समझाना ना। एक्चुअली मुझे ज़रा ड्राइंग मेरी
बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं उसको, हाँ वही जो आप सोच रहे हो, बहुत ही खतरनाक टाइप की ड्राइंग बनाता हूँ ना मैं, तो इसलिए ड्राइंग का ज़रा अपना हिसाब किताब ज़रा हल्का ही है। तो ये और बी, ठीक। अब बिल्कुल जनरलाइज्ड वे में समझ रहे हैं। तो बच्चों देखो, जब पार्टिकल ए से बी गया, जब पार्टिकल ए से बी गया, तो ये तो कराइए राइज, मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, और ये कराइए रन, दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस समय जो स्लोप की बात होगी वो एवरेज स्लोप की बात हुई होगी। किसकी बात हो रही होगी? एवरेज स्लोप की, दैट इज टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई ओवर टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसी तरीके से अगर मैं किसी इंस्टेंट पे, है ना, किसी इंस्टेंट पे अगर मैं पूछ लूं तो मुझे करना क्या है? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब जब मैं टेंजेंट, अच्छा ये काम तभी करना होता है जब कर्व बन रहा होता है। अगर स्ट्रेट लाइन बननी है तो फिर इस काम को करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो भी एवरेज होगा वही इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो जब स्ट्रेट लाइन बन रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन कैसी है? पार्टिकल कैसा क्या फॉलो कर रहा है? कर्व फॉलो कर रहा है। अब कर्व की वाली सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? जैसे मैंने एक इंस्टेंट, ये वाला इंस्टेंट ले लिया। अब इस इंस्टेंट में मुझे देखना है कि एक्स में कितना चेंज आएगा। तो एक्स में चेंज को क्या मानेंगे? एक छोटा चेंज मान लेंगे, एक्स डी एक्स। उस समय वाई में कितना चेंज आया होगा? तो वाई में चेंज आया होगा डी वाई। एक्चुअली यहाँ भी एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, छोटा सा एक ट्राइंगल यहाँ भी बन रहा है ना, इस टाइप का ट्राइंगल। जैसे वहाँ ट्राइंगल बना था ना बड़ा सा, तो यहाँ भी एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है। ये वो छोटा ट्राइंगल है जो अदृश्य है, ठीक है। तो ये आया इसके एक्स में चेंज और ये आया इसके वाई में चेंज। तो ये वाई का चेंज हो गया, जिसको डी वाई से दिखाया, और ये एक्स का चेंज हो गया, जिसको मैंने डी एक्स से दिखाया। अब जो मैं आपसे बच्चों स्लोप पूछूंगा तो ये स्लोप कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा। कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट पे आपसे पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली तो वही होगी, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई ओवर चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। और जो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, अब इंस्टेंटेनियस चेंज का एक ही मतलब होता है कि उस समय आप इस चीज को क्या मान रहे हो? एक छोटे से इंटरवल के लिए मान रहे हो। अब छोटा सा इंटरवल का मतलब होता है ये वैल्यू टेंडिंग टू क्या है? जीरो है, करीब करीब जीरो के बराबर है। तो इसमें जब छोटा सा चेंज आएगा तो उस समय ये ऊपर की तरफ को कितना मूव किया होगा? थोड़ा सा करा होगा, तो उसी को हमने क्या मान लिया? डी वाई। तो मैथमेटिकली इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में जो स्मॉल चेंज आ रखा है, और इसको क्या बोला जाता है? कैलकुलस की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कैलकुलस की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई, किसको इज्जत देते हुए? एक्स को इज्जत देते हुए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो याद रखना डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डी वाई ओवर डी एक्स है। अब मान लो यहां आपका वेलोसिटी होती, यहां टाइम होता, तो फिर हम क्या कहते? हम कहते डी वाई डी वी ओवर डी टी बोल देते। यहां एक्सेलरेशन होता, यहां टाइम होता, तो हम उसको क्या बोल देते? डी ए ओवर डी टी बोल देते। तो बस मतलब वही रहेगा, स्लोप ही क्या है? डेरिवेटिव है। और स्लोप कौन सा लेना है? इंस्टेंटेनियस स्लोप लेना है जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे होते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों आज की क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू किया था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डिस्कस किया, और स्लोप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते 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 किस तरीके से हम डेरिवेटिव में पहुंचे शायद हमें पता भी नहीं लगा। तो बस याद रखना स्लोप ही क्या है? डेरिवेटिव है। तो बस इसी के साथ आज की क्लास को कर देते हैं विराम। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आपसे डिस्कस करूंगा। ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फॉर्मुलेज हमें एज इट इज याद करने हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी किताब है तो ये फॉर्मुलेज आपकी बुक्स में दिए हुए होते हैं, वही फॉर्मुलेज मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद किस तरीके से डेरिवेटिव रिलेट करता है इंटीग्रेशन को, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना यार, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी जगह पे, आप आगे बढ़िए अपनी जगह पे। टिल देन टेक केयर, बाय।